प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके यूटी हैं तो हम 3 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि वही 3 चैप्टर हमारे यूटी में आने वाले हैं। जिसमें पहला चैप्टर था आपका पोलिनोमियल और दूसरा चैप्टर था आपका क्वाड्रिलेटरल और तीसरा चैप्टर था आपका स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब जिसमें से हमने क्या किया है, हमने पोलिनोमियल आपको पढ़ा दिया है और ये भी पढ़ा दिया है। बचता है आपका क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो जब आप मेरे वीडियो के चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको इस तरीके से उस पर लिखा हुआ है चतुर्भुज करके, और वहां पर ना आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये 4 वीडियो मिलेंगे। और ये 4 वीडियो बहुत लेंथी वीडियो नहीं है, 25-25, 30-30 मिनट के वीडियो हैं। तो आप इन 4 वीडियोस को देख लेंगे। तो वही चीज़ मुझे दोबारा पढ़ानी है, तो मैंने सोचा क्यों दोबारा पढ़ाया जाए। कुछ थोड़ा बहुत मैं आज आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, बाकी वही सब आपको करना है। तो आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करना है, ये 4 वीडियोस देखनी है प्लस ये 2 डिग्री आज वाली क्लास, है ना। इन दोनों क्लासों को मिलाकर आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इन्हीं 3 चैप्टर्स में से आपका जो पेपर है वो आना है, क्योंकि यही 3 चैप्टर्स आपके यूटी के लिए डिसाइड हुए हैं। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से तैयार करें। तो मेरा काम यही खत्म होता है, आज मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। कल आपका पेपर है, सभी बच्चे इसको तैयार कर लें। मैं इस वीडियो को अभी अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप लोग इसको अभी देख पाएं, ठीक है। चलो चलते हैं। देखो तो वही सब चीजें क्वाड्रिलेटरल रिवीजन क्लास है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर लिखा है क्वाड्रिलेटरल रिवीजन क्लास, यानी कि हम क्वाड्रिलेटरल का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 डायग्राम बना के दिखा रखे हैं। ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें साइड्स कितनी होती हैं, आप कहेंगे सर जी 4 होती हैं, यानी कि साइड्स मतलब भुजा। भुजा कितनी होती है, 4। बेटा देखो, इसको ऐसे मिला देना और इसको ऐसे मिला देना, ये क्या कहलाते हैं, ये विकर्ण कहलाते हैं, या डायगोनल बोल देते हैं इन्हें। तो ये कितने होते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 ही तो है। मतलब ऐसे इसमें कितनी लाइन खींची जा सकती है, 2 ही तो खींची जा सकती है। तो डायगोनल कितने होते हैं, 2 होते हैं। सब मैंने बता रखा है उन वीडियोस में, पर मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मान लेते हैं ये क्या है, तो इसका एक कोण कितना होता है। अब कई बार आपसे पेपर में सवाल पूछ लेता है कि जो आयत है, आयत का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आयत का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। या ये क्या है, स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। कई बार आपसे पेपर में सवाल पूछ लेता है कि वह कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वो कौन सा होता है, देखो चारों भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का है। तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ये छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। इसमें देखो सीड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4, है ना। अब एक आपके पेपर में कई बार इस तरीके का सवाल आ जाता है। किस तरीके का, इस तरीके का। वो क्या कहता है, वो कहता है कि रेशो ऑफ एंगल्स, यानी कि हम जानते हैं 2-3 चीजें, और हम जानते हैं कि जो हमारा, ये मैं हटा देता हूं, कि जो हमारा चतुर्भुज होता है या क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये मैंने बना लिया कोई। तो अब ना देखो, इसका रेशो दे रखा है। रेशो कैसे दे रखा है, रेशो दे रखा है यानी कि अनुपात है किसी कोणों का। ये क्या है, एंगल। क्या लिखा हुआ है, कोण लिखा हुआ है। कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 3, 5, 9, 12। अब हम जानते हैं कि, मान लेते हैं कि ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, और ये क्या है, z है, और ये क्या है, w है। तो यदि मैं इनको जोड़ता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये चारों मिलकर कितने के बराबर आते हैं, 360 डिग्री के बराबर आते हैं। कितने के, 360 डिग्री के बराबर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये दे रखे हैं 3x, 5x, 9x। देखो इनका रेशो में देने का मतलब क्या है, रेशो होता है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे
सरलतम रूप होता है रेशो। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा और जो कॉमन कट गया है उसके बाद ये रेशो निकल कर आया है। तो हमने मान लेते हैं कि इसमें से क्या कटा था, x कटा था। क्या कटा था, x। तो x इसको वापस दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x 5x और 9x और 13x हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि मैं इन चारों को जोड़ दूं तो हमें प्रत्येक एंगल निकालना है। तो अब हमें पता है इन चारों को जोड़ने पर ये क्या है, चारों कोण दे रखे हैं, इनको जोड़ने पर कितना आता है 360 आता है। तो यदि अगर मैं 3x प्लस के 5x प्लस के 9x प्लस के 13x को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। अब इनको जोड़ लो, देखो 3 और 5 8 और 9 17, 17 और 13 30, कितना हो गया 30। इसका मतलब 30x की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी 360। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 बटे 30, 360 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 36 को 12 बार कटेगा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 12 निकल कर आई। ये मार्कर हल्का चल रहा है यार। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 12 निकल कर आई। कितनी आई बेटा 12। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें यहाँ से किसने पूछा है कि त्रिभुज के चारों कोण बताइए। तो त्रिभुज के चारों कोण कौन कौन से हैं, एक तो 3x है, एक 5x है, एक 9x है और एक 13x है। इनकी जगह पर बस वैल्यू रख दो, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, इसकी जगह पर हम वैल्यू रख देंगे तो निकल कर आ जाएगा। देखो पहले इतने को उतार लेना, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया था, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली थी जो कितनी निकल कर आई थी 12। तो जब आप यहाँ पर 12 रखेंगे, रख दो यहाँ पर 12, 13 गुणा 12। तो देखो जब 12 ही थी 36, 36 का 6 यहाँ से लगा 3 और 12 एकम 12, 12 और 3 15। यानी कि सब, अब मान लो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे छोटा कोण कौन सा है, इसकी वैल्यू निकाल दो। 9 गुणा 12, 12 निम्मा 108, इसकी वैल्यू निकाल दो। 5 गुणा 12 इक्वल टू 60, इसकी वैल्यू निकाल दो। 3 गुणा 12 इक्वल टू 36, ये सभी डिग्री में है ना। जब आप इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। तो इसने पूछा है कि अगर रेशो इतना दे रखा है तो चारों कोण बताइए। तो चारों कोण बता दिए, एक कोण कितने का होगा 36 डिग्री का होगा, एक कितने का होगा 108 का होगा, एक कितने का होगा 56 का, एक होगा 60 का। तो अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कोण बताइए, तो आप बता देंगे सबसे बड़ा कोण कौन सा है 156 है। आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा कोण बताइए, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है 36 है। वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताइए, तो अंतर बता देंगे 156 माइनस 36 यानी कि 0 2 120। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, सभी आपको बताई गई हैं। बस मेनली मुझे इसमें एक थ्योरम करानी थी जो मैंने अब यहाँ पे लिख रखी है। ये थ्योरम मुझे आपको करानी थी क्योंकि ये एक थ्योरम ऐसी जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, लेकिन ये रह गई थी, मैं इसका रिवीजन नहीं करा पाया था आपको। समझ लेते हैं पहले क्या कह रही है थ्योरम। इसमें लिखा हुआ है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। आपको जब मैंने क्वाड्रिलेटरल की आप वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें एक वीडियोस में आपको पढ़ा रखा है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो उसके एक टाइप में एक टाइप होता है उसका ट्रेपीजियम। क्या होता है बेटा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, देखो इस तरीके का होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है पैरेलल होती हैं और ये वाली इसकी क्या होती है आधी भी होती है। ठीक, तो अब हम इसको समझेंगे ये क्या है, हमारा आधी हो भी सकती है नहीं भी। देखो ये क्या है हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, यानी कि ABCD क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। हिंदी में इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB क्या है पैरेलल है CD के। मैंने आपको बता रखा है पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है समान होती है, बराबर होती है। तो AB कहाँ है, AB ये रहा, और DC कहाँ है, DC ये रहा। ये दोनों क्या है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है समांतर है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि A, मैं सब बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में परेशान नहीं होता है। AB समांतर है किसके DC के, क्या है समांतर। इस साइन का मतलब होता है समांतर। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो परेशान ना हो कि AB समांतर है CD के, और BD क्या है, BD इज ए डायगोनल। BD कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है BD। BD क्या है डायगोनल। डायगोनल को बेटा हिंदी में अभी अभी बताया था क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। BD क्या है एक विकर्ण है। एंड
E इज द मिड पॉइंट। ई कहाँ है? ई ये क्या है? ई। ई क्या है? मध्य बिंदु है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी लाइन को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या है? जो कहाँ लिखा था? ई क्या है? मध्य बिंदु। इसका मतलब क्या है? जितनी लाइन ये है उतनी ही लाइन ये होगी। मान लो ये पूरी लाइन अगर 10 थी तो ई ऐसा पॉइंट है जिसने इसको इधर भी 5 और इधर भी 5 इस तरीके से 5-5 में बांट दिया है। ये बात क्लियर? चलो आ जाते हैं सवाल को समझ रहे हैं अभी हम। ऑफ एडी, यानी कि एडी का ही तो है मिड पॉइंट, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, यानी कि अब हमें ई से होते हुए एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? लाइन। तो मैंने ई को यहां पर रखा ये, और इस तरीके से मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी। ये दी, क्या करा मैंने? ई से इस प्रकार एक लाइन खींच दी। तो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, लाइन खींच दी ना। तो ये लिखा है कि एक लाइन खींची जाती है ई से होते हुए, जो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ए बी के। ए बी कहाँ है? इसके पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? समान। ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी, यानी कि इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटना। काटती है, किसको काटती है? बीसी को। बीसी ये है ना, बीसी को काटती है कहां पर? एफ पर। तो देखो एफ पर काट रही है, एफ पर काट दिया। तो हमें प्रूव करना है, सो दैट क्या प्रूव करना है हमें? कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे इस ई पॉइंट ने इस एडी लाइन को आधा आधा बांटा है, ऐसे ही जो एफ पॉइंट है वो बीसी लाइन को आधा आधा बांटता है। जितना मान लो ये है उतना ही ये है। तो ये बात हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं। देखो यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं समझाता रहूंगा आपको, आप समझते रहेंगे। देखो हमने माना कि लेट ई एफ इंटरसेक्ट बी डी एट जी। हमने मान लिया क्योंकि भाई ये लाइन तो हमारे पास पहले से थी। तो हमने देखा ये कहां पर काट रही है? इसको यहाँ पर काट रही है, यहीं पर तो काटी है। आप कहेंगे यस सर। तो हमने क्या करा कि इस पॉइंट को जी मान लिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि माना जो ई एफ है, ई एफ इंटरसेक्ट बी डी एट जी, बी डी को जी पर काटता है, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी लाइन पर कोई पैरेलल किन्हीं दो लाइन, सॉरी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? देखो मिड पॉइंट थ्योरम समझो। जैसा मान लो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये कोई ट्रायंगल है, ये है ना, और मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक पॉइंट बनाऊं, तो ये क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम है। ये इसको बराबर भागों में बांटेंगे। दूसरी थ्योरम इसका उल्टा क्या कहता है? देखो उल्टा है लिखा हुआ है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एक लाइन है जो ड्रॉ करी जाती है या खींची जाती है मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, यानी कि ऐसे। मान लो यहां से कोई लाइन खींची जा रही है ना, तो द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि जो इस वाली साइड के तो ये पैरेलल होगी, यानी कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींच रहा हूं ना, ऐसे, तो ये इस वाली लाइन के तो क्या है? पैरेलल है। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। और यहां से लेकर अगर ये यहां पर जहां पर भी जाकर काटेगी ना, इसको भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ये थ्योरम कहती है। तो द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड, और इस साइड के क्या है? पैरेलल है, समांतर है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी डी। देखो ए बी डी, यानी कि ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी डी। ए बी डी आपको दिखाई देगा, आप कहेंगे यस सर। तो अब ए बी डी में मुझे क्या देखना है? देखो ई एफ किसके पैरेलल है? ई एफ कहां है? ई एफ या ई जी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आगे तक जा रही है तो ई एफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बी पॉइंट ले रहे हैं हम। तो ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ई एफ पैरेलल है किसके? ए बी के। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई आपको पता ही है मिड पॉइंट है ए डी का, अभी तक ये तो सारी बातें हमें पता है। जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि अभी अभी जो थ्योरम पढ़ी है ये वाली, कि अगर किसी एक लाइन से एक सीधी लाइन खींचता हूं तो वह दूसरी लाइन को भी दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये इसके मध्य बिंदु से खींची थी, तो ये इस पर भी मध्य बिंदु पर जाकर गिरेगी। तो जब मैंने ये यहां से खींची है यहां से, तो ये यहां पर भी क्या होगी? इसको और इसको बराबर भागों में बांटेगी, नहीं बांटेगी? है ना? तो वही लिखा है। तो जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो डी बी का जी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। आप कहेंगे यस सर। एस ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के।
ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, है ना, एंड ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा किसके, सी डी के। ई एफ कहाँ है, ई एफ पैरेलल होगा किसके, सी डी के। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो ये दो लाइन आपस में पैरेलल थी पहले से ही, ये वाली, अब इनके पैरेलल एक लाइन ये हो गई, तो ये दो लाइन भी तो आपस में पैरेलल होंगी, नहीं होंगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगी, क्योंकि तीनों एक ही सूत्र में जा रही है या एक ही रेखा में जा रही है। ठीक, बस तो वही है। तो टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यदि दो लाइन किसी तीसरी लाइन के समांतर हैं तो वह आपस में भी समांतर होती है। ये बात लिखी हुई है, हिंदी में मैं बोल देता हूं, आप लिख लेंगे कि यदि कोई दो लाइन एक दूसरे के समांतर किसी तीसरी रेखा के समांतर हैं तो वह आपस में भी समांतर होती है। ठीक, ये बात यहां पर लिखी हुई है। तो अब इन ट्राइंगल ए सी डी, अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए सी और डी। ए सी डी क्या मुझे दिख रहा है, ए सी डी, इसका मतलब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इस प्रकार, ये बन जाएगा ना मेरा ए सी डी। ये क्या बन गया, ए सी डी। जी एफ किसके पैरेलल है, सी डी के। जी एफ कहां है, जी एफ किसके पैरेलल है, सी डी के, बिल्कुल पैरेलल है, सही बात है। एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी, बी डी का मिड पॉइंट है जी, पहले ही पढ़ चुके हैं। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि जो बात हमने अभी यहां पर लगाई थी, ये वाली जिससे हमने जी को प्रूव करा था, इसी से वही बात दोबारा यहां पर लग गई। तो ऐसे ही एफ इस क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बीसी का। किसका मिड पॉइंट होगा, बीसी का। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इसको हटा दो तो ये भी एक ऐसा सेम ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? ये वाला अगर मैं इधर वाले को हटा दूं, इधर वाले को, तो ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। जब मैंने बताया कि ये मिड पॉइंट है, जब ये यहां से लाइन खींची जाएगी तो ये यहाँ आकर भी तो मिड पॉइंट पर आकर गिरेगी ना। तो वही बात बस यहाँ पर लिखी हुई है कि बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी कि बीसी का मिड पॉइंट होगा। और यही तो हमें प्रूव करना था कि यदि यहाँ से कोई लाइन मैं यहाँ पर खींचता हूँ, इस पॉइंट से कोई लाइन यहाँ खींचता हूँ, तो वह इसको भी बराबर भागों में बांटती है। तो इधर लिखा हुआ है ना, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यही प्रूव करना था। तो देखो, अगर आपको ये लगा है कि मैंने इसको थोड़ा स्पीड में समझाया है तो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। वैसे सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी और उसमें ऐसा कुछ खास था भी नहीं बताने लायक, फिर भी मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की। दूसरा, ये कुछ बच्चे कह सकते हैं सर जी आपने इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में हमें तो पढ़ना था। तो कुछ नहीं है, बस हिंदी में आप इसको, मैंने सारा कुछ बोला है, जो मैंने मुंह से बोला है उसको आप सुन कर लिख सकते हैं, तो आपका हिंदी का भी कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा देखो, मैं जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता था उतना मैंने आप लोगों के लिए किया है इतने कम टाइम में भी। एंड सेकंड थिंग कि इतनी जल्दी आप अपना खुद का रिवीजन नहीं कर सकते थे इन वीडियोस का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे और यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी बच्चे इसकी जो पहले वाले पार्ट्स हैं ना उसको जरूर देख लें। अगर आप बेसिकली देखेंगे तो मैंने इसमें कुछ नहीं कराया, मैंने इसमें सिर्फ एक ये थ्योरम कराई है और एक मैंने आपको एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के या किसी चतुर्भुज के चारों कोण दे रखे हों तो तब किस तरीके से सवाल वहां से पूछे जा सकते हैं, यानी कि उसके एंगल्स पूछ सकता है, वो मैंने आपको बताए हैं। और बाकी मैंने आपको मैंने ये थ्योरम कराई है, क्योंकि ये ऐसी थ्योरम है पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार और बता देते हैं, जिससे कि ये लास्ट टाइम पर आप पढ़कर इसको जाएंगे पेपर में, और अगर ये आती है तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।